जब पैतृक अंश से किसी को बेइज्जत करके बेदखल कर दिया जाता है, जमीन छीन लिया जाता है, तो वह और कहीं टिक नहीं पाता। चाहे दुनिया को दिखे वह नॉर्मल है, बसा हुआ है, पर सच यही कि अंदर से वह हिला हुआ रहता है, क्योंकि दौड़ता रहता है वह उस आधार को वापस पाने के लिए जो छीना गया है जबरन उससे। यही कपकपाहट, यही डर गोपाल के परिवार में शामिल रहा तब से आज तक। जब जब गोपाल का परिवार खुद को इस दर्द से थोड़ा आजाद करके जीना चाहा, तब तब सिस्टम ने, फिल्म वालों ने, इस कपिला गांव का एक धागा जरूर जोड़ दिया गोपाल के परिवार से, ताकि वही दर्द, और सिर्फ वही दर्द, गोपाल के परिवार को घसीट ले, उसे आगे फ्यूचर की तरफ बढ़ने का, देखने का मौका ना मिले। वही दर्द पर रुके, और फिल्म वाले इस गंदगी को ठोस करके इस पर कहानी आगे ले जा सके। समय 1999, थोड़े ही दिन पहले महाबात्या गुजरा था। अभी तो असर देखना बाकी था। अचानक से गोपाल के घर पर एक लड़का आ पहुंचता है, अपना परिचय देता है, पद्म की दूसरी बीवी के पोते का। गोपाल अभी तक अपनी दोनों बेटियों के सामने पद्म की हकीकत को खोलने का साहस नहीं जुटा पाया था। दूसरी बीवी यानी गॉडमदर के पोते का साहस देख गोपाल स्तब्ध रह गया, और लड़कियों ने मान लिया, चचेरा भाई है। घर में उसकी एंट्री हो गई। छोटा सा घर था, छोटी लड़की जिसका +2 का एग्जाम था सर पर, उसको अपने कमरे से निकल के दूसरे कमरे में एडजस्ट होना पड़ा। इस रिश्तेदार को क्या कमरा दे दिया गया, वह वहां अपनी किताब खोलकर बैठ गया कि उसे पढ़ना है, और छोटी लड़की जिसका ये कमरा है वह एग्जाम सर पर लेकर घूमती रही घर में। वह एक और तरह का लड़का था। उसमें लड़कियों को झुका देने वाला ठाठ तो था, पर दूसरे लड़कों की तरह ना वह ओपन माइंडेड था, ना हेल्पफुल था। धूल उसके पैर नहीं छूते थे। वह जमीन से जुड़ा हुआ नहीं था। अगर था तो शायद दुनिया में दूसरा किसी का जमीन नहीं था। लड़कियों के साथ फाइटिंग करने की वजह से अक्षय कुमार उसका फेवरेट था। वह किसी मूवी में ब्रेन खाने के सीन को बार बार सुनाता था। लड़कियों को रोटी कैसे पकाना चाहिए वह बताता था। अपनी फैमिली की बात तो करता था, पर एक दूरी से। गोपाल की बीवी ने उसे बेटा कहकर बाहर किसी से मिलवा दिया, तो इस बात को बार बार वह लड़कियों को सुना रहा था। एक तरह से देखें तो अपनेपन की कमी थी उस लड़के में। खाने के तुरंत बाद वह जूठे बर्तन लड़कियों के लिए छोड़कर उठ जाता था। फिर उस कमरे में जाकर एक लड़की के बिस्तर पर, जो उसे याद नहीं था अब शायद, कुंडली मारकर बैठ जाता था, और बैठा रहता। और लड़कियां इस रिश्तेदार के चर्चे में परेशान हो रही थीं। घर के लोगों ने अब घर के इस फ्रंट वाले कमरे में आना जाना कम कर दिया था। गोपाल पीछे जाकर बिगड़ रहा था, और घर के लोग बड़बड़ा रहे थे, जैसे कोई घर में घुस आया था। पर वह गॉडमदर का पोता यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा था। 6 दिन बीते। फिर अगले दिन आए दूसरे प्लेयर की बारी। उस लड़के का पिता, यानी गॉडमदर का बेटा, यानी गोपाल और पद्म की प्रॉपर्टी पर बैठा कोई अनजान। फिर भी लड़कियों ने जिसे सोच लिया, चाचा। बोला, ढूंढते हुए मैं आया हूं इसे। पहले तो वह चाचा ने आग बबूला होकर अपने लड़के की गलती का सारा दोष गोपाल पर डाल दिया, और यह फील करवाया जैसे गोपाल की फैमिली ने उसके बेटे को यहाँ बुलाया था
और जबरन उसे रखा हुआ है। गोपाल का तो साहस नहीं था अपने पिता का सच अपनी बेटियों को बोले। इस गॉडमदर के पोते और बेटे का हरकत और हिमाकत देखकर बेचारा गोपाल चुप का चुप रह गया। फिर अनजान चाचा का माथा ठंडा हुआ, शांत होकर गुरु मंत्र देने लगा। उनकी बातों का जो एक मकसद था वह ये था कि सब मानो उनका ये बेटा बिल्कुल पद्म की तरह दिखता है, एकदम पद्म की परछाई, नाक, नक्शा, रंग सब हूबहू मिलता है, तो यही पद्म का इकलौता वारिस है। बोलते वक्त उसकी जुबान नहीं कांप रहा था, वह भी पद्म के बेटे और पोतियों के सामने। पद्म की दूसरी बीवी के नाजायज लिंक से यह नाजायज बेटा सीना चौड़ा करके बोल रहा था, क्योंकि पद्म की सारी संपत्ति सारे नाम पर तो जमींदार और गांव की मदद से दूसरी बीवी के नाजायज अंश ने कब्जा कर लिया था, यहाँ तक कि पद्म की एक तस्वीर भी उस नाजायजों के कब्जे में था। अजीब गुंडागर्दी थी। कितना बड़ा प्लान बनाकर बाप बेटे समझाने आए थे। अब गोपाल भला पद्म की किस संपत्ति और अपने किस हक का जिक्र अपनी बेटियों से करता। ठीक है, बात खत्म हुई और वह गया। फिर अगली छुट्टी में आ गया। भुवनेश्वर में ही तो रहता था, किसी ने बुलाया नहीं था, फिर गया फिर आया। अभी इस घर में किसी को ना कहना नहीं आया था। पता नहीं ये कमजोरी थी या तहजीब। वह भी अपनी जरूरत गोपाल की बीवी को खुल के कह देता था। गोपाल की बीवी भी कभी कभार कुछ दे दिया करती थी। आते जाते एक दिन वह दिवाली पर भी आ पहुंचा। दिवाली 2000। अपने पूर्वजों से जूने की इस पूजा में बाप बेटी तीनों मिलकर काउनरिया काठी, फायर स्टार्टिंग स्टिक जलाकर अपने पूर्वजों के स्वागत कर रहे थे। ठीक वहीं गोपाल की भोली बीवी को वंश का द्वाही देकर वह लड़का यानी गॉडमदर का पोता पूजा में शामिल होना चाहा। उस काउनरिया अग्नि को गोपाल और लड़कियों के साथ पकड़ना चाहा। इस पूर्वजों की पूजा में कभी किसी और को शामिल नहीं किया जाता, सिर्फ वंश के लोग ही रहते हैं। और गॉडमदर के पोते के पास तो पद्म का नाम, पद्म की संपत्ति सब कुछ था। सब कुछ छीन लेने के बाद इस गरीब गोपाल और उसकी बेटियों के पास ऐसा क्या था जो इस हिस्से से पद्म से जुड़ने के लिए वह मजबूर था। अगर वह वंश का एक धोखा बनाकर आया भी था लड़कियों के सामने, किसी ने जैसे लड़कियों के कान में कह दिया था, वह लड़का इस वंश का है ही नहीं। बड़ी लड़की जिद पर अड़ गई कि हरगिज वह शामिल नहीं होगा। और पीछे पीछे छोटी लड़की और गोपाल भी उसके हाँ में हाँ मिलाया। इसके बाद ही उस लड़के को अपनी सीमा समझ आई। एक भी मिनट गोपाल की फैमिली का ऐसा नहीं था जो उस लड़के के अस्तित्व के सामने कमजोर पड़ा हो। पर करण जौहर ने अपने हिसाब से ऋतिक रोशन को खड़ा किया था गोपाल की फैमिली में घटित हो रही सारी सच्चाई को उलट पलट कर। ये पूरा लगभग 1 साल का ड्रामा कभी खुशी कभी गम के लिए ले लिया गया। तो क्या करण जौहर ने गॉडमदर के बेटे और पोते को गोपाल के घर पर भेजा था? Hey Dad, how are you doing? What's up?
गेस करो हम कहाँ हैं? कहाँ डैड? लंदन। लंदन? व्हाट आर यू सेइंग? आई डोंट बिलीव इट। ऐसा हो सकता है कि मेरा बेटा एक सपना देखे और मैं उसे पूरा ना करूं। यू आर द बेस्ट डैड। अच्छा ये बताओ बेटे, तुम कहाँ हो? हम अभी तुमसे मिलना चाहते हैं। जब इंग्लैंड के परमिशन से ये सब हो रहा था तो बिरादरी से बाहर होते हुए भी गोपाल इंग्लैंड मोनार्की की सरपरस्ती में ही था, नागरिक बनकर। भले वह चारीचक निमापाड़ा पुरी उड़ीसा का एक गरीब टीचर बनकर रहा, पर रहा वह इंग्लैंड मोनार्की की दुनिया में, एट द हॉटस्पॉट ऑफ इंग्लैंड, और यहीं से शुरू हुआ कभी खुशी कभी गम की कहानी। 1954 के बाद से पद्म की प्रॉपर्टी पर गॉडमदर और जमींदार का कब्जा हो चुका था। 50 साल बाद वहां से अलग हुए गोपाल का परिवार, जिसे घसीटते हुए कपिला गांव लेना और गॉडमदर और जमींदार के सामने झुका देना करण जौहर का मकसद बन गया। कभी खुशी कभी गम 2001 से। तू जाकर बचवा को और अपने घर वाले को वापस ले आ। क्या वो आएंगे? अभी तो बहुत रुपए बाकी हैं। रुपयों की तू चिंता न कर, बाकी पैसे मैं दे दूंगी, धीरे धीरे चुका देना। ये मेरा वादा है माँ, वो हंसी लौट आएगी, वो मुस्कान लौट आएगी। ये एक बेटे का वादा है। जिसके लिए करण की तरफ से युद्ध में 2 योद्धा रहे, एक था गॉडमदर का पोता और दूसरा रहा जमींदार का पोष्य पुत्र।